नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस विशेष कार्यक्रम खबर दुनिया की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की वो सभी अहम खबरें जिनसे है आपका और हमारा सबका सरोकार। खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, साथ ही फिल्म, संगीत, कला और संस्कृति जगत की। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ। आतंकी हमलों से थर्राई फ्रांस की राजधानी पेरिस। भीड़ भाड़ वाले इलाके को बनाया निशाना। कुल 6 हमलों में 128 की मौत। इस्लामिक स्टेट ने ली हमले की जिम्मेदारी। फ्रांस में आतंकी हमलों के साए में तुर्की में G20 सम्मेलन शुरू। सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने का लिया संकल्प। 25 साल बाद म्यांमार में फिर हुआ लोकतंत्र का उदय। ऑंग सान सू ची की पार्टी को मिला 2/3 से ज्यादा बहुमत। राष्ट्रपति थीन सेन अगली सरकार को सहयोग का दिया भरोसा। नकाब पहनकर विदेशी बंधकों का बेरहमी से सिर कलम करने वाले जिहादी जॉन को मारने का दावा। बीजी के बाद सिंजार से भी खदेड़े गए आईएस के आतंकी। अब नजर मूसल पर। न्यूजीलैंड में ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स के स्वागत में उमड़ा माओरी जनजाति समूह। योद्धा और टैटू संस्कृति है माओरी जनजाति की खास पहचान। तो आइए अब रुख करते हैं यूरोप का, जहां आतंकियों ने पेरिस को लहूलुहान किया। पेरिस में हुए भयानक आतंकी हमलों के बाद गुनहगारों को पकड़ने के लिए कार्रवाई जारी है। बेल्जियम से ऐसे 3 लोगों को पकड़ा गया है जिन पर हमलों में शामिल होने का शक है। उधर आतंकी संगठन आईएस ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने कहा है कि आईएस ने उनके देश के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, इसलिए जवाब भी बेरहमी से मिलेगा। इस हमले में कम से कम 129 लोग मारे गए हैं और 350 लोग घायल हैं। पुलिस ने एक संदिग्ध हमलावर की पहचान करने का भी दावा किया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, रोज की तरह एक और रात, लेकिन हर रात से जुदा गहराती रात पर आतंकियों की काली छाया ने रात को और स्याह बना दिया। हंसते खेलते माहौल को मातम और सदमे में तब्दील कर दिया। दहशतगर्दों का एक झुंड आया और पेरिस को रोने बिलखने पर मजबूर कर दिया। इंसानी खून के प्यासे आतंकियों ने बैटाक्ला कंसर्ट हॉल में सबसे ज्यादा जानी नुकसान पहुंचाया। रात 9 बजे सबसे पहले इसी कंसर्ट हॉल को निशाना बनाया गया। बंदूक की नोक पर सैकड़ों को बंधक बना लिया। पुलिस ने धावा बोल बहुत से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दूसरा हमला बैटाक्ला सेंटर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक रेस्तरां पेटाइट कैम्बोस के पास हुआ। तीसरा हमला पेरिस के नेशनल स्टेडियम से सटे एक बार के पास हुआ, जहां कम से कम 3 धमाके हुए। इसी स्टेडियम में राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद फ्रांस और जर्मनी के बीच चल रहे फुटबॉल मैच का आनंद ले रहे थे। उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। बम धमाकों से थर्राए हालात की समीक्षा के लिए राष्ट्रपति ओलांद अपने मंत्रिमंडल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। ओलांद ने देश में आपातकाल का ऐलान कर दिया। फ्रांस की सीमा सील कर दी गई। पेरिस के लोगों को घर के अंदर रहने का निर्देश दिया गया। राष्ट्रपति ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। ये आतंकी घटना है, साजिश बाहर रची गई, अंजाम आंतरिक तत्वों की मदद से दिया गया। जांच में सब साफ हो जाएगा। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय पुलिस की मदद के लिए सेना को भी तैयार रहने को कहा गया। 8 हमलावरों की मौत हो गई है। इनमें से 7 की मौत आत्मघाती बेल्ट के जरिए विस्फोट से हुई। धमाके की खबर मिलते ही पेरिस के लोग एक दूसरे की मदद में जुट गए। सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। मंजर बेहद खौफनाक। पहले लगा कि पटाखा फट रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो AK-47 लिए 2 नौजवान खड़े हैं। उन्होंने सबको झुक जाने के लिए कहा और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। थोड़ी थोड़ी देर के लिए गोलीबारी रोक देते थे। मुश्किल की इस घड़ी में दुनिया के कई बड़े नेता फ्रांस के साथ खड़े नजर आए। सबने एक सुर में इस घृणित कार्य की निंदा की। This is an attack not just on
Paris. ये सिर्फ पेरिस या फ्रांस के लोगों पर हमला नहीं है, बल्कि पूरी मानवता पर हमला है। An attack on all of humanity and the universal values that we share. On behalf of the Australian ऑस्ट्रेलिया की जनता की ओर से मैं फ्रांस के लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ हैं। at this terrible time. ये पहली बार नहीं है जब फ्रांस आतंकी घटनाओं का शिकार हुआ है। इसी साल जनवरी में पेरिस में एक व्यंग पत्रिका चार्ली एब्दो के दफ्तर पर हमला किया गया था। और भी हमले हुए, लेकिन विश्व युद्ध के बाद फ्रांस को दिया गया ये सबसे बड़ा जख्म है, जिससे उबरने के लिए संयम, साहस और धैर्य को बनाए रखना होगा। विश्व समुदाय की एकता ही आतंकवादियों का करारा जवाब होगा। पिछले कई सालों से फ्रांस आतंकियों के निशाने पर रहा है। आतंकियों ने कई बार इसे निशाना बनाया है, लेकिन इस बार का जख्म जरा गहरा है। आइए एक नजर डालें फ्रांस में इस साल आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों पर। फ्रांस पिछले काफी दिनों से आतंकियों के निशाने पर रहा है। इस साल की शुरुआत ही फ्रांस में आतंकी हमले के साथ हुई। अभी फ्रांस वाले नए साल का जश्न मनाकर भी नहीं निपटे थे कि 7 जनवरी 2015 को शार्ली एब्दो पत्रिका के दफ्तर पर आतंकी हमले की खबर आ गई। इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई। दहशत का ये खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। हमलावर लोगों को मारकर भाग निकले और अगले दिन दक्षिणी पेरिस में फिर से गोलीबारी की खबर आई, जिसमें एक पुलिस अफसर की मौत हुई और एक स्वीपर घायल हो गया। 9 जनवरी 2015 को खबर मिली कि पत्रकारों की हत्या करने वाले सईद और शरीफ नामक हमलावर पेरिस से कार चुराकर हाईवे की तरफ भागे हैं और उन्होंने गोलियां चलाकर 2 लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद इन लोगों ने एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया और एक गोदाम में जा छिपे। सुरक्षा बलों ने दोनों को घेरकर वहीं ढेर कर दिया और बंधक को सुरक्षित छुड़ा लिया। 26 जून 2015 को एक बार फिर आतंकी वारदात सामने आई। ग्रेनोबिल शहर की गैस फैक्ट्री में एक फ्रेंच आईएस कट्टरपंथी ने अपने मालिक हेरवे कोर्नारा का सर कलम कर दिया। 21 अगस्त 2015 को एम्स्टर्डम से पेरिस जा रही हाई स्पीड ट्रेन में आतंकी हमले का प्रयास हुआ। एक हमलावर ने लोगों की हत्या करने की कोशिश की, जिसमें 3 लोग घायल हुए। आखिरकार मोरक्को का रहने वाला अयूब अल खजानी नामक ये आतंकी पकड़ा गया। और आइए अब एक नजर डालते हैं साल 2015 में वैश्विक स्तर पर अब तक हुए कुछ बड़े आतंकी हमलों पर। 3 जनवरी 2015 में नाइजीरिया में बोको हरम के हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 20 मार्च 2015 में इस्लामिक स्टेट ने यमन में 5 आतंकवादी हमले किए, जिनमें 137 की जान चली गई। 1 अप्रैल 2015 को केन्या में आईएस ने एक विश्वविद्यालय को निशाना बनाया, जिसमें 147 लोग मारे गए। 25 जून 2015 को आईएसआईएस ने सीरिया में कार बम धमाका किया, जिसमें 146 की मौत हो गई। जुलाई 2015 को बोको हरम ने नाइजीरिया के कई मस्जिदों में एक साथ हमले किए और 145 लोगों की जानें चली गईं। 17 जुलाई 2015 को इराक में हुए एक कार बम विस्फोट में 100 से ज्यादा की मौत हो गई। 20 सितंबर 2015 को बोको हरम की फिर दरिंदगी सामने आई और एक हमले में 145 लोगों की मौत हो गई। 10 अक्टूबर 2015 तुर्की में आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 102 लोगों की मौत हो गई। फ्रांस की आतंकी घटना से पहले ही यूरोप के कई देशों ने एक साथ ऐसे नेटवर्क को तोड़ने का काम शुरू कर दिया था, जो आतंकियों के इराक और सीरिया भेजने का काम करते थे। छापे में 16 इराक, कुर्द और कोसोवो के एक नागरिक गिरफ्तार किए गए। ये छापेमारी इटली, ब्रिटेन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और जर्मनी में की गई। उधर शनिवार को फ्रांस से एक और बुरी खबर आई। जर्मनी की सीमा के पास पेरिस से स्ट्रासबर्ग के लिए नई उच्च गति लाइन पर परीक्षण के दौरान एक ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में 32 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें 12 की हालत गंभीर बनी हुई है। फ्रांस में आतंकी हमले के बीच दुनिया के 20 ताकतवर देशों के समूह की तुर्की के अंतालिया में बैठक शुरू हो गई है। बैठक में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद की जा रही है।
वैश्विक चुनौतियों का हल तलाशने दुनिया के 20 ताकतवर देश के नेता तुर्की के अंतालिया में एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में छोड़े गए मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इस बार माहौल थोड़े बदले हुए हैं। ये शिखर सम्मेलन ऐसे नाजुक मोड़ पर हो रहा है जब दुनिया आतंकवाद की चुनौतियों से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य एजेंडा को मंजूर कर लिया है और इस महीने पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर बातचीत भी होनी है। पिछले G20 सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था को अगले 5 साल में 2.1% की दर से बढ़ाने और लाखों नौकरियां पैदा करने के लिए 800 नए उपाय पर विचार करने पर सहमति बनी थी। ब्रिस्बेन में किए गए वादों की अब समीक्षा की जा रही है कि उन्हें किस हद तक जमीन पर उतारा गया है। इस बार G20 सम्मेलन की थीम इंक्लूसिवनेस यानी समग्रता, इम्प्लीमेंटेशन यानी कार्यान्वयन और इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ यानी विकास के लिए निवेश को बढ़ावा देना है। सम्मेलन भले ही 3 I पर केंद्रित है, लेकिन सदस्य देशों के बीच जलवायु परिवर्तन का मुद्दा कड़वाहट की वजह बन सकता है। ये सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है जब चीन जैसे ताकतवर देश की अर्थव्यवस्था तेजी से कमजोर हो रही है और मुद्रा के अवमूल्यन का वैश्विक बाजार पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में चीन अमेरिका के बीच तनातनी जारी है। सीरिया में रूस और अमेरिका की भूमिका पर सदस्य देशों के बीच असहमति के स्वर सुनाई दे सकते हैं। ये कड़वाहट अगर सम्मेलन में भी दिखाई दी तो नतीजे बेहतर होने की संभावना बेहद कम हो जाएगी। जैसे पिछले साल यूक्रेन मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर चले गए थे। दुनिया के 85% उत्पादनकर्ता देश G20 के सदस्य हैं, लेकिन इनके बीच कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पर एक मत कायम करना चुनौती रही है। जरूरत है आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की, ऐसी नीतियों को लागू करने की, ऐसे तरीके इजाद करने की जिससे इस संगठन का मकसद कामयाबी का शिखर छुए और इसकी प्रासंगिकता भी लंबे समय तक बनी रहे। एक तरफ वैश्वीकरण और व्यापार के नाम पर यूरोप के देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो वहीं संस्कृति, भाषा और अलग पहचान के नाम पर उनके बीच खाई बढ़ रही है। स्पेन का कैटालोनिया लंबे समय से अलग राष्ट्र की मांग कर रहा है। अब तो वहां की राज्य विधानसभा ने आज़ादी का एक प्रस्ताव भी पास कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे संवैधानिक अदालत में चुनौती दे दी है। स्पेन में तेज होती चुनावी सरगर्मियों के बीच कैटालोनिया की सरकार ने जनता से किए गए अपने वादे को अमली जामा पहनाते हुए राज्य की संसद में अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव पेश कर दिया है। मामला गर्म होते देख केंद्र ने कैटालोनिया संवैधानिक अदालत से गुहार लगाई है। प्रधानमंत्री मारियानो रेजॉय ने कहा है कि स्पेन का विभाजन किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है। वे लोकतंत्र और कानून के राज को खत्म करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। आजादी का एक तरफा ऐलान जरूर कर दिया गया है, लेकिन अब भी आजादी बहुत दूर दिखती है। स्पेन का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता कि कोई प्रांत इससे अलग हो। मैड्रिड ने कभी ऐसे जनमत संग्रह को मंजूरी नहीं दी। बावजूद इसके नवंबर 2014 में एक जनमत संग्रह हुआ जो कैटालोनिया की आजादी के पक्ष में गया। कैटालोनिया की न सिर्फ अपनी अलग भाषा और संस्कृति है, बल्कि इसका 1000 साल पुराना इतिहास भी है। ये स्पेन का सबसे समृद्ध इलाका है और देश की जीडीपी का 20% यहीं से आता है। लिहाजा कैटालोनिया के लोगों की शिकायत है कि मैड्रिड में बैठी सरकारें उन्हें किसी दुधारू गाय की तरह दुह रही हैं। स्वतंत्र समर्थक राज्य चुनाव में अपनी भारी जीत को जनमत संग्रह के तौर पर देख रहे हैं। 27 सितंबर को जनता ने आजादी के लिए वोट किया। ये आजादी पर जनमत संग्रह है। सही तरीका यही है कि हमें फैसला लेने का मौका दिया जाना चाहिए। 2008 की वैश्विक मंदी के बाद असंतोष बेहद गहरा गया और आजादी की मांग और तेज हो गई। फिर 2012 में आर्थिक आजादी की मांग ठुकराए जाने के बाद हालात और बिगड़ गए। लेकिन 2014 में स्कॉटलैंड में हुए जनमत संग्रह ने कैटालोनिया की आजादी के समर्थकों में उम्मीद की नई रोशनी पैदा कर दी। लेकिन प्रधानमंत्री रेजॉय का कहना है कि कैटालोनिया का भविष्य वह अकेले नहीं बल्कि सब मिलकर तय करेंगे। क्रोएशिया का रूढ़िवादी विपक्ष आम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद सत्ता में वापसी के लिए तैयार है। पार्टी को बहुमत से कुछ कम सीटें मिली हैं, जिससे आगे कड़ी जोड़ तोड़ की संभावना है। HDZ अगुवाई वाले गठबंधन को 151 सदस्यीय संसद में 59 सीटें मिली हैं,
जबकि पिछले 4 साल से सत्ता में रही मध्य वामपंथी पार्टी को 55 सीटें मिली हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक एक अहम बैठक होने जा रही है। बैठक के पहले जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो रिपोर्टें सार्वजनिक हुई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। रिपोर्टों के जरिए किए गए खुलासों से ये पता चलता है कि अगर जलवायु परिवर्तन समस्या से निपटने में दुनिया ने जरा भी कोताही दिखाई तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। बढ़ता तापमान, पिघलते ग्लेशियर लगातार खतरे की घंटी बजा रहे हैं। खतरे की गंभीरता का अंदाजा अमेरिका के एक शोध संस्था क्लाइमेट सेंट्रल के खुलासे से किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक तापमान में 4 डिग्री सेंटीग्रेड की गति से वृद्धि बेहद खतरनाक होगी, जिसके चलते समुद्रों की सतह में लगातार इजाफा होता जा रहा है। न्यूयॉर्क से लेकर शंघाई तक इसका असर हो सकता है। पानी के स्तर में बढ़ोतरी के कारण तटीय इलाकों पर डूब जाने का खतरा मंडरा रहा है। चीन सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, जहां 145 मिलियन लोग समुद्र के किनारे बसते हैं। अगर तापमान पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड का विराम भी लगाया जाए तब भी खतरा टलने वाला नहीं है और 280 मिलियन लोग पानी की भेंट चढ़ जाएंगे। बढ़ते तापमान का कहर बर्फ की चट्टानों से पटे रूस के माउंट एल्बरस पर तेजी से पड़ता दिखाई दे रहा है। साल भर बर्फ से ढके रहने वाला ये इलाका अब तपिश की मार से दूचार है। एल्बरस की चोटी हर साल पिघलकर कम होती जा रही है। एल्बरस में कुल 21 मुख्य ग्लेशियर हैं। पिछले 40 सालों में एल्बरस ग्लेशियर करीब 40% तक सिमट गए हैं। बढ़ते तापमान पर अंकुश लगाने की कोशिश सिर्फ कागजी ही साबित हो रही है और 2015 को सबसे गर्म साल के रूप में दर्ज किया गया है। उधर एक अन्य रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बेलगाम कार्बन उत्सर्जन जारी रहा तो साल 2030 तक 10 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे और इसमें अफ्रीका का उप सहारा और दक्षिण एशिया सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए विश्व के नेता एक बार फिर पेरिस में 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक मिल रहे हैं। पिघलते ग्लेशियर, लाखों की आबादी के पानी में डूब जाने का खतरा, करोड़ों के सामने मुंह बाए खड़ी भुखमरी जैसी समस्या वैश्विक नेताओं की आंखें खोल पाएंगी या छोटे छोटे स्वार्थों में ही उलझकर सिर्फ जलवायु परिवर्तन पर बैठक की फर्ज अदायगी पूरी कर ली जाएगी। जहां एक और जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्टें चिंता की लकीरें गहरी कर रही हैं, तो वहीं म्यांमार के जनमत ने सैन्य सरकार के माथे पर बल दे दिए हैं। म्यांमार में ऑंग सान सू की की विपक्षी पार्टी एनएलडी ने संसदीय चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया है। चुनाव परिणाम बताते हैं कि उनकी पार्टी न सिर्फ नई सरकार बनाएगी बल्कि वो ये भी तय कर पाने की हालत में होंगी कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। गोल्डन लैंड यानी म्यांमार करीब 25 साल बाद लोकतंत्र के सूरज का फिर उदय हुआ। लोकतंत्र की सुबह में लंबे समय से जद्दोजहद कर रही ऑंग सान सू की पार्टी ने जोरदार ढंग से परचम लहराया। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी एनएलडी 2/3 बहुमत से अधिक सीटों पर कब्जा जमाने में सफल रही। जनता का उत्साह मतदान में उनकी भागीदारी से लगाया जा सकता है। करीब 5 करोड़ आबादी वाले इस देश में 3 करोड़ लोगों ने मतदान किया। सत्तारूढ़ दल यूनाइटेड सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी यूएसडीपी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। नतीजों को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति थीन सेन ने ऑंग सान सू की को जीत पर बधाई दी और अगली सरकार के साथ सहयोग करने का भरोसा दिया। थीन सेन के इस बयान से देश के लोकतंत्र की तरफ बढ़ते कदम को मजबूती तो मिलती है, लेकिन भूत के तल्ख तजर्बे आशंकित करते हैं कि सैन्य सरकार हकीकत में कितना आगे बढ़ती है। 1990 में एनएलडी की भारी जीत का गला घोटते हुए सेना सत्ता पर काबिज हो गई थी। इतना ही नहीं, ऑंग सान सू की को जेल में ठूस दिया गया। फिर भी उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा, जिसकी कीमत सू की को करीब 2 दशक तक घर में नजरबंद रहकर चुकानी पड़ी। लोकतंत्र समर्थकों के भारी दबाव में 2010 में सू की को रिहा तो किया गया, साथ ही उन्हें सत्ता से दूर रखने की व्यवस्था भी की गई। सर्वोच्च पद हासिल करने के लिए उन्हें कानून की बंदिशों से बांध दिया गया। बावजूद इसके सू की कह रही हैं वो भले ही राष्ट्रपति ना बने, लेकिन सत्ता शक्ति की कुंजी अपने पास ही रखेंगी। सत्ता में दबदबा बरकरार रखने के मकसद से संसद की 1/4 सीटें सेना के लिए आरक्षित हैं।
साथ ही 3 बड़े मंत्रियों की नियुक्ति का जिम्मा भी सेना के पास है। ऐसे में देखना ये होगा कि 80% सीटें हासिल करने के बावजूद लोकतंत्र की ये जुझारू नेता 25 साल पहले पटरी से उतर गई लोकतंत्र की गाड़ी को दोबारा पटरी पर लाने में कितना सफल होती हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में हुए 2 बम धमाकों में 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। बम धमाकों की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। घटना की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के वीडियो में नकाब पहनकर विदेशी बंधकों का बेरहमी से सिर कलम करने वाला जल्लाद मोहम्मद एमवाजी उर्फ जिहादी जॉन मारा गया है। सीरिया के रक्का में गुरुवार को अमेरिकी हवाई हमले में वो 3 अन्य साथियों के साथ ढेर हो गया। इराक के सिंजार इलाके में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को बड़ा झटका लगा जब कुर्द लड़ाकों ने शहर को आईएस के कब्जे से मुक्त करा लिया। इस कामयाबी से सीरिया के रक्का से इराक के मोसुल को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर कुर्द लड़ाकों का प्रभाव बढ़ गया है। रक्का और मोसुल आईएस की स्वयंभू खिलाफत के 2 महत्वपूर्ण केंद्र हैं। दूसरी ओर इराकी सेना ने देश के पश्चिमी शहर रमादी से आतंकियों को खदेड़ने का अभियान शुरू किया है। मालदीव से आपातकाल हटा लिया गया है। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने देश में आपातकाल लगा दिया था। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति ने आपातकाल हटाने के लिए मित्र देशों की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के आग्रहों पर विचार किया है। मालदीव में जनता को आपातकाल से राहत मिल गई तो वहीं अमेरिका में जनता को बंदूकधारियों की दहशत का शिकार होना पड़ा। अमेरिका में इस हफ्ते 2 गोलीबारी के मामले सामने आए। पहला वाकया सोमवार को मैनहट्टन यातायात स्टेशन पर हुआ, जहां हमलावर ने गोलीबारी करते हुए एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य मामले में बुधवार को एक हमलावर ने सैन फ्रांसिस्को में एक निर्माणाधीन अस्पताल की इमारत के सामने गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिएरा लियोन को इबोला मुक्त देश घोषित किया है। पिछले 42 दिनों में देश में इबोला का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। दिसंबर 2013 में फैली इस घातक बीमारी से दुनिया भर में करीब 28,500 लोग चपेट में आ गए और 11,300 लोगों की विभिन्न इलाकों में मौत हो गई। पिछले दिनों ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स न्यूजीलैंड पहुंचे तो उनका स्वागत वहां की एक जनजाति ने अपने पारंपरिक अंदाज में किया। इस जनजाति के स्वागत ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर लीं। तो आइए जानते हैं कि कौन सी जनजाति है जिसने प्रिंस चार्ल्स का स्वागत किया और क्या विशेषताएं हैं जो उसे खास बनाती हैं। पारंपरिक वेशभूषा पहने ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला, इनके स्वागत में उमड़ा है माओरी जनजाति का ये हुजूम। माओरी न्यूजीलैंड की एक प्रमुख जनजाति है जो अपनी योद्धा और टैटू संस्कृति के कारण दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। कई समूहों में ये पोलिनेशिया के करीब 1300 ईस्वी में न्यूजीलैंड पहुंचे। सदियों तक अलग थलग रहने के कारण खूबसूरत भाषा के साथ एक अनोखी संस्कृति को जन्म दिया। बेहद दिलचस्प पौराणिक कथाएं, खास किस्म की कारीगरी, प्रदर्शन कला को समेटे हुए है ये जनजाति। 1450 के बाद दुनिया इनकी योद्धा संस्कृति से रूबरू हुई। 17वीं सदी में यूरोपियों के न्यूजीलैंड पहुंचने के साथ माओरी की जिंदगी में बदलाव शुरू हुआ। कई ने यूरोपीय संस्कृति को अपनी पारंपरिक रीति रिवाज के बीच जगह देने की कोशिश की। 1840 में दोनों समुदाय के बीच एक समझौता हुआ, लेकिन 1860 में जमीन बिक्री को लेकर विवाद पैदा हो गया। सामाजिक उथल पुथल, दशकों तक चला संघर्ष और बीमारियों की महामारी ने माओरी जनसंख्या को लील लिया, लेकिन 20वीं सदी आते आते माओरी समुदाय संभल गया। एक और बेहतरीन माओरी संस्कृति का पुनरुत्थान हुआ। न्यूजीलैंड में माओरियों की संख्या करीब 6,60,000 है। ये न्यूजीलैंड का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। इनके सामने सामाजिक और आर्थिक अड़चने भी हैं।
दूसरी जनजातियों के मुकाबले इनका अनुमानित जीवन काल और आमदनी काफी कम है, जबकि अपराध की दर, स्वास्थ्य समस्याएं, शिक्षा का अभाव ज्यादा। माओरी और दूसरे नागरिकों के बीच बढ़ती खाई को कम करने के लिए कई सामाजिक और आर्थिक कदम उठाए जा रहे हैं। खबर दुनिया की आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं दुबई में आयोजित होने वाले दुबई एयर शो की कुछ रोचक झलकियों के साथ। आप उठाइए इन मनमोहक नज़ारों का लुत्फ और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।